जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, 2 दिन पहले जो दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो एक आतंकवादी हमला था जिसको जैश ए मोहम्मद के इन आतंकियों ने अंजाम दिया था। आतंकी भाई, 7 देश भर में 7 ऐसे डॉक्टर मिले हैं जिनके पास RDX किसी न किसी तरीके का जहर इनके पास मिला है, और ये भारत के ही रहने वाले हैं। ये हमारे अपने अंदर के पाकिस्तान है। अब तो जगो भाइयों। अरे मैं एक हिंदू हूँ भाइयों। अरे क्या कसूर है यार, मैंने तो कभी किसी मुसलमान के घर की मक्खी नहीं मारी है यार। यानी जहाँ दिल्ली के अंदर जो बॉम्ब स्फोट हुआ है, 12 लोग मारे गए वहाँ पर। 12 लोगों में से 5 लोग जो मरे हैं ना, उनमें से भी 5 मुसलमान थे। तो भाइयों, एक बात आपको इंसानियत के नाते बता रहा हूँ, आप ये बात भूल जाना कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। यही वो चाहते हैं। और ना ये डॉक्टर जो 2 कौड़ी की सोच वाले ये गमार थे, मैं तो जो इनको पढ़ा लिखा मानता ही नहीं हूँ। या तो इंसान के पीछे उसकी शिक्षा परवरिश उसको ये चीज़ सिखाती है। क्यों एक आध सा हिंदू क्यों नहीं निकलता इसमें से? आतंकवादी क्यों नहीं निकलता हम में से? हमें इंसानियत का पाठ बचपन से पढ़ाते हैं, इन लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है। या तो वो मदरसों की जो शिक्षा हो रही है ना, मेरा तो उस पर भी सवाल है कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हो तुम लोग हैं? कैसे बनना है ये लोग? अच्छा, आपको अब दिल्ली की जो खबर थी, जो बॉम्ब स्फोट हुआ है, उस पर मैं आपको पूरा सच बताता हूँ क्या हुआ था, क्योंकि अब मुझे जो पता पड़ा है मैं अपने हिसाब से आपको समझाता हूँ। दिल्ली की जो कार थी उसमें जो बैठा था डॉक्टर उमर, उसने वो जो बॉम्ब स्फोट हुआ है वो हड़बड़ाहट में करा गया था। 80 किलो उसमें एमोनियम नाइट्रेट था उस कार के अंदर, और उसमें कुछ शार्पनेस मटेरियल भी डाले जाते हैं पूरी तरीके से अगर वो बॉम्ब डेवलप होता तो। लेकिन हुआ ऐसा है कि देश में जो अलग अलग राज्यों में जो ये छापेमारी चल रही थी, जो डॉक्टर पकड़े जा रहे थे, इसी में से एक मुजिम शाहीन नाम का जो व्यक्ति था, जो डॉक्टर था फरीदाबाद का, उसके पास से 2900 किलो एमोनियम नाइट्रेट वगैरह मिला था। ये फरीदाबाद के अल उदर क्या यूनिवर्सिटी है उसका प्रोफेसर था भाइयों। और इसी की गर्लफ्रेंड जो है वो थी वो शाहीन, जो कानपुर की पकड़ी गई है। अब भाइयों, बड़ा ही तगड़ा प्लान था इनका। प्लान ऐसा था क्या, ये उमर और वो मुजिम है, वो पहले तुर्की गए थे। इससे पहले तुर्की में जैश ए मोहम्मद के जो कमांडर वगैरह, जिससे इनको पूरा इंट्रक्शन मिला, जो असला बारूद था, जो अमोनियम की खेप थी, ये तुर्की से बांग्लादेश की तरफ भेजी गई। बांग्लादेश से नेपाल, नेपाल के रास्ते इन्हें यहाँ तक ये प्रोवाइडेड हुई थी भाई। पकड़े गए इसी डर से इन्होंने जल्दबाजी में, इसे पता था उमर को कि मैं भी पकड़ा जाऊँगा, नेक्स्ट नंबर मेरा है, तो इसने इस डर से दिल्ली के अंदर हड़बड़ाहट में ये ब्लास्ट कर दिया। भाइयों, इसने ना मौका देखा ना ताव देखी, नहीं तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। और भाइयों, अगर ये पकड़े ना जाते तो इस तरीके के 20 धमाके होने वाले थे, इससे भी तगड़े वाले। 300 किलो, वो 3000 किलो, 3 टन मिलाए माल, 3 टन अमोनियम नाइट्रेट उड़ा देता सबको। और दूसरी तरफ एक गुजरात के अंदर जो डॉक्टर पकड़ा गया है, उसके पास से ऐसा जहरीली केमिकल मिला है जिसको वो सब्जियों, फल या खाने पीने के सामान में इस तरीके से यूज करने वाला था क्या, जो साइनाइड यानी कि जहर होता है ना, उससे भी 600 गुना ज़्यादा ताकतवर था। और मज़े की बात बताऊँ आपको, क्या ऐसा प्लान बनाया था उसने कि इसका कोई एंटीडोट, मतलब एंटीडोज दवाई होती है ना, वो भी बाज़ार में कोई उपलब्ध नहीं थी। वो तो पकड़ा गया है, तो ये सारी चीज़ें नाकाब हो गई है। भाइयों, अब बात आती है कि इतना सब होने के बाद ये हमारी सरकार ने अब मान लिया है कि ये एक आतंकी हमला था, क्योंकि इसको जैश ए मोहम्मद के द्वारा रचाया गया था। अब क्या पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए? हमने क्या कहा था? हमने लास्ट टाइम जब सीज फायर करा था तो एक बात कही थी कि इससे आगे अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होगा तो ये हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। लेकिन भाइयों, मुझे लगता है
क्या पाकिस्तान का इलाज थोड़ा 15 दिन रुक के कर लो, पहले हमारे अंदर के इन सांपों का इलाज कर लो। ये जो छोटा पाकिस्तान हमारे अंदर बनता जा रहा है ना, आपको याद होगी भाइयों, आज से जब हमारे सेना प्रमुख बिपिन रावत थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी, हमें जब युद्ध जैसी सिचुएशन होगी तो हमें 2.5 फ्रंट को झेलना पड़ेगा, 2.5 फ्रंट से युद्ध लड़ना पड़ेगा अकेले को। अब वो 2.5 फ्रंट कौन सा था आपको पता है क्या? एक फ्रंट तो था हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ेंगे, दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करेगा, भारत पे दबाव बनाएगा, तीसरी तरफ जो 2.5 फ्रंट था ना, वो ये इन तरीके के डॉक्टर, इस तरीके के ये लोग रह रहे हैं ना, ये हैं भाइयों। ये अकेले ही नहीं होंगे, बताया जा रहा है कि वो शाहीन जो है डॉक्टर, उसने कम से कम 1,500 के करीब तकरीबन महिला या ऐसे स्लीपर सेल तैयार कर रही थी कि जिसको वो जैश ई मोहम्मद यूज कर सके। भाइयों आज तो जग जाओ। अरे मैं हिंदू हूँ भाई, कसूर क्या है पहले तो मेरा ये बता मेरे को भाई। ये प्लानिंग बताई जा रही है, इसमें खुलासा भी ये हुआ है कि ये हड़बड़ाहट में जल्दी हो गया, या तो ये दिवाली के टाइम पे करना था। लेकिन हमारी सलूट है भाई वो सुरक्षा एजेंसियों को, उन लोगों को जो दिनों रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं, हमारे इन इंटेलिजेंट को। लेकिन कहने की बात यह है कि जो दिवाली पे नहीं हो पाया वो एक बच गया, इसीलिए यहाँ पर हो गया। लेकिन ये प्लान था इनका 6 दिसंबर का। अब 6 दिसंबर यानी कि वो बाबरी मस्जिद का वो दहन जब करा गया था, वो वाला दिन था। तो ये बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर और हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर, इसको टारगेट करने वाले थे। इससे होता क्या पता है क्या भाइयों? अगर ऐसा होता तो हिंदू और मुसलमानों के अंदर दंगे फैलते, इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले आपस में भिड़ने लग जाते, और इसका फ़ायदा उठाकर ये लोग 57 मुस्लिम कंट्रियों को बताते कि यहाँ पर हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं। देश के अंदर अराजकता फैलेगी, देश तोड़ने की कोशिश हो रही है। जिस तरीके का बांग्लादेश के अंदर काम हुआ है, श्रीलंका के अंदर हुआ है, नेपाल के अंदर हुआ है, इसी तरीके की सेम सिचुएशन बनाते। नहीं तो ये 10-20 हज़ार को मारकर कुछ हासिल नहीं होगा इनको, और ये गमार ये जानते भी हैं। लेकिन इनका असली मकसद था यही। आपको याद होगा पहलगांव में भी सेम कहानी हुई थी, इन्होंने हिंदुओं को जात धर्म पूछ के मारे थे। इसका मतलब ये था कि हिंदू नाराज़ हो जाए, मुसलमानों से लड़ने लग जाए। भाइयों जात पात तो बाद में आती है। मैं किसी मुसलमान से भी, मैंने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, किसी ने मेरा नहीं बिगाड़ा है। पर मेरा कहने का मतलब एक ही है भाई, सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ गिने चुने मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं। हम लोगों को इंसानियत आगे रखकर इन लोगों को पहचानना है। अगर मेरे 7 भाई मरे हैं तो 5 आपके भी भाई मरे हैं, वो भी हमारे ही थे, वो भी हमारे देश के नागरिक थे। ऐसा क्यों किया इन्होंने? ये अगर ये केवल हिंदुओं के लिए करते हैं तो इसमें मुसलमान भी मारे जाते हैं, बेगुनाह भी मारे जाते हैं, जिसका कोई कसूर नहीं है वो भी मारा जाता है। किसका कसूर था? किसको मारना चाहते थे? मोदी को? अरे मारो, उसको मारो ना, मेरा क्या दोष? भाइयों हमें आज जगना चाहिए, हमें आज जगने की ज़रूरत है। हमारे लिए आखिरी उम्मीद है, हमारे लिए आखिरी उम्मीद है ये नरेंद्र मोदी। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि भाई जिस तरीके की ये मदरसों की शिक्षा और मदरसे बाद में ये हर 2 महीने 3 महीने बाद ये इस तरीके के घिनौने काम होना, ये साफ दर्शाता है कि आने वाले समय में हमारा जीना मुश्किल हो सकता है। हमारी आखिरी उम्मीद है। किस चक्कर में पड़े हो, किस झोल झपाटे में पड़े हो? अरे जागो रे जागो हिंदुओं, अरे कम से कम कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ तो देखो, आंखों देखी बात तो समझो। भाइयों मुझसे बढ़िया तो आपको न्यूज़ ने समझाया होगा, लेकिन मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ ये हमारे आने वाले समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समझो भाइयों, कुछ तो समझो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इंसान हो, तो कोई किसी का दुश्मन नहीं है, क्योंकि आतंकवादी की कोई जात नहीं है, कोई धर्म का नहीं है। वो ना मुसलमान था ना हिंदू था, वो मेरे नज़र में एक दरिंदा था।
उसको किसी के लिए बुरा नहीं लगना चाहिए। और जो मदरसे वाले या इनकी शिक्षा अगर ऐसी है तो मैं इनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसको बदलो, इंसानियत का पाठ पढ़ाने लग जाओ इनको। नहीं तो आने वाले समय में, आज हम चुप बैठे हैं, आने वाले समय में नहीं बैठेंगे। तो बस भाइयों, आज का ये वीडियो इतना ही था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और दोस्तों ऐसे वीडियो को आगे भी पहुंचाया करो, शेयर करा करो। जय हिंद भाइयों।